नमस्कार, राष्ट्रपति से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बस्तर नक्सल मुक्त होना चाहिए, लेकिन वहां किसी तरह के उद्योग नहीं लगने चाहिए। चरणदास महंत यही नहीं रुके, वो खुद को चालू टाइप का नेता बताते हुए कह रहे थे कि हमारे जैसे चालू टाइप के नेताओं को भी नहीं पता कि प्रदेश में सरकार चला कौन रहा है, विष्णुदेव या ओपी चौधरी। इस तरह के तीखे तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन नक्सल मुद्दे पर चरणदास महंत के जो बयान आए हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चरणदास महंत बस्तर और नक्सल के मुद्दे पर वो आगे खूब राजनीति करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदारी से उन्होंने बातें कही है। बस्तर को आप नक्सल मुक्त कराइए, हम सब साथ हैं। बस्तर में शांति लाइए, हम सब साथ हैं। बस्तर के जो शांति आने वाली है या आई, उसको इसका लाभ बस्तर के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस्तर से आप नक्सली मुक्त करा दो, बस्तर में शांति ला दो और बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहाँ जितने भी खनिज हैं उसके ठेका दे दो। उस समय हम हैरान करने वाली बात यह है कि चरणदास महंत ने कभी भी झीरम घाटी के बारे में खुलकर बातें नहीं की। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल की ओर से जब यह कहा जाता था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आरोपियों को सजा देंगे, सबूत हमारे जेब में है, तो कभी भी चरणदास महंत ने खासकर नक्सली मुद्दे पर गहरी चुप्पी साध रखी। खासकर झीरम कांड के समय उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जब वो कवासी लखमा को यह समझा रहे थे पत्रकार कुछ पूछेंगे तो चुप रहना। तब वे कवासी लखमा पर गुस्सा होते हुए साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि कवासी लखमा ने जानबूझकर कांग्रेस नेताओं के रूट को बदल दिया, यानी उस रूट से लेकर के आए जहां नक्सली थे। और यहां गौर करने वाली बात है कि नक्सलियों ने कवासी लखमा को साफ तौर पर जिंदा जाने दिया झीरम कांड के दौरान। तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके साथ उनके पुत्र दिनेश पटेल को कवासी लखमा के साथ एकांत में कहीं दूर ले जाकर घटनास्थल से नक्सलियों ने स्थानीय बोली भाषा में कवासी लखमा से अच्छा खासा संवाद किया और उसके बाद निर्ममता पूर्वक तब कांग्रेस के अध्यक्ष उनके पुत्र को गोली मार दी और कवासी लखमा को साफ तौर पर जिंदा जाने दिया। हैरान करने वाली बात है कि जंगल में कहीं उन्हें मोटरसाइकिल भी मिल गई जिसमें चाबी लगी हुई थी और कवासी लखमा भी बिना चोट लगे ही अस्पताल में भर्ती हो गए। तब चरणदास महंत की जो भूमिका थी और आज जब वो नक्सल मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं, उनकी 25 मई 2013 की झीरम कांड के बाद की ये वीडियो आप देखिए। मैं तो बोल पत्ता लगने से कैसा नहीं जाता किसी को बात नहीं करो, वो एजेंसी से जांच करने आएगी, उसी से बात करो, कोई पत्रकार से बात नहीं करो। अब मेरे बात करो, पत्रकारों को पत्रकारों से मिलने, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है हमारे सामने वो मिले उनका। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भूपेश बघेल जिस तरह से एक के बाद एक घपले घोटालों के आरोपों में फंसते जा रहे हैं, ईडी से लेकर सीबीआई ने उनके ठिकाने पर छापेमारी की। महादेव सट्टा वाले मामले में तो नामजद आरोपी हैं। 508 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी वाले गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस के आलाकमान यानी गांधी परिवार ने कहीं न कहीं भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर करने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में चरणदास महंत कुछ अलग ही राह पहले ही पकड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने भूपेश बघेल की इच्छा के विरुद्ध एक अलग राह पकड़ते हुए जोगी परिवार की ओर से अमित जोगी और रेणु जोगी की ये तस्वीर आप देखिए, जिन्हें वो कांग्रेस में लाना चाहते हैं, उनका आवेदन भी ले लिया, लेकिन भूपेश बघेल ने अड़ंगा लगाया तो वहां चरणदास महंत की दाल नहीं गल सकी। फिलहाल जोगी परिवार इंतजार कर रहा है कि किस तरह से अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कराया जाए, लेकिन चरणदास महंत भी कहा हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी ओर से कह दिया, भारतमाला परियोजना के दौरान जब भूपेश
बघेल का शासन था 2020, 21, 22 के दौरान जो मुआवजे का घोटाला हुआ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। वो सीबीआई जिससे भूपेश बघेल इन दिनों खासे परेशान है। भारतमाला परियोजना में भूपेश बघेल की भी क्या जमीन है? क्या उनकी सहयोगी सौम्या चौरसिया की भी कुरुडी या उसके आसपास जमीन है जहां भूपेश बघेल का गृहग्राम है? चरणदास महंत अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि सीबीआई जांच हुई तो भूपेश बघेल और ज्यादा तरीके से नप जाएंगे। इसलिए चरणदास महंत बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उसके बाद चरणदास महंत मजबूती से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। वैसे बयानों की इस राजनीति को अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता भी अच्छी तरह से समझती है। भूपेश बघेल अक्सर कैमरे के सामने आकर ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाएं, या इससे भी बात नहीं बनती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ऐसी बातें अपनी ओर से कह देते हैं जिससे आम जनमानस में और खासकर कांग्रेस के भीतर एक संदेश जाए कि अभी भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही सर्वे सर्वा हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की ओर से सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। इसे लेकर भूपेश बघेल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कमेंट सामने आया है और जैसा कि भूपेश बघेल अच्छी तरह जानते होंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और हुआ भी यही। भूपेश बघेल के मुकाबले अरुण साव जो उप मुख्यमंत्री है उनका भी एक फौरन कमेंट आ गया। सोशल मीडिया में भूपेश बघेल ने सुशासन त्योहार पर तंज कसते हुए पानी की समस्या और दूसरे मुद्दे को उठाया। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सुशासन त्योहार को लेकर वो पहले भी पोस्ट करते रहे हैं। इसके बाद बारी अरुण साव की थी। जनता का जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जनता में इसे लेकर खासा उत्साह है। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में जब दर्द होता है, जब जनता के हित में काम होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं जैसे उनके 5 साल के कार्यकाल में जनता का अपमान हुआ, जनता का धोखा मिला, वैसा होता रहे। तो ये विष्णु का सुशासन है, जनहित के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और जनहित में हम काम करते रहे। दरअसल सुशासन त्योहार 3 चरणों में मनाया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, इसमें जनता से करीब 7 लाख आवेदन लिए गए। दूसरा चरण आवेदनों के निराकरण का था। तीसरा चरण 5 मई से शुरू होने जा रहा है जो 31 मई तक चलेगा। इसमें समाधान शिविर लगाए जाएंगे। उन शिविरों में मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी जनता के बीच जाएंगे, तपती धूप में उनकी समस्या के समाधान का बीड़ा उठाएंगे। जाहिर है ऐसी बेहतर पहल के विरुद्ध भी तीखी प्रतिक्रिया आनी थी। भूपेश बघेल की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब कुछ सकारात्मक होता है तब भी विपक्ष जनता की आवाज बनकर जनहित के मुद्दों पर कम से कम सरकार का साथ दे, जिसे लोकतंत्र का असली सौंदर्य माना जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 2500 पुराने नक्सलियों को उनके आवास की पहली किस्त प्रदान कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे भूपेश बघेल की सरकार ने रोके रखा था सिर्फ इसलिए क्योंकि इस योजना के आगे प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था। साफ तौर पर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुले रूप से स्वीकार किया था कि हमें प्रधानमंत्री नाम से ऐतराज है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि देश में अभी भी 550 से ज्यादा योजनाएं, भवन, इमारत और अनेक किस्म के ऐसे स्थल हैं जिनके नाम गांधी, नेहरू से हैं। तब भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्ष को उनके नामों पर आपत्ति नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद का भी नाम नहीं होना चाहिए, भले ही जनता को आवास नहीं मिले। इसलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते पीएम आवास की योजना रोक दी गई थी। अब जब नई सरकार ने एकदम नई पहल की है तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार पूर्व नक्सलियों को सरकारी योजना में घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद के रूप में पहली किस्त प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बकायदा इसके लिए छत्तीसगढ़ के अलग से कोटा भी जारी किया है ताकि ऐसे नक्सली और नक्सली हिंसा में बर्बाद परिवारों को फिर से नई जिंदगी जीने के लिए मकान, घर की सुविधा मिल सके। इसके लिए पीएम आवास योजना को और ज्यादा विस्तारित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र ने ऐसे परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते पर ट्रांसफर भी कर दिए हैं। पहली किस्त के रूप में 2,500 परिवारों को 40-40 हजार रुपए जारी कर दिए गए हैं। विचार युद्ध के बाद अब शस्त्र युद्ध में भी नक्सली पराजित हो रहे हैं। आम जनता का साथ उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी भी गौर करने वाली बात यह है कि शहरी इलाकों में
में अर्बन नक्सली उनकी विचारधारा हावी है। ऐसी ही वामपंथी विचारधारा बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में देखने को मिली, जहां एनएसएस के कोऑर्डिनेटर इस वक्त जेल में हैं। दिलीप झा नामक इस प्रोफेसर को आप गौर से देखिए। इनके विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप में 155 हिंदू छात्रों को सामूहिक रूप से धोखे से नमाज पढ़ाने की कोशिश की। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया था। इस अपराध में दिलीप झा सहित 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते 26 मार्च से 1 अप्रैल तक चले इस शिविर में सिर्फ 4 ही मुस्लिम छात्र थे, यानी 159 में से 155 हिंदू थे। लेकिन जानबूझकर दिलीप झा और उनकी टीम ने या उनकी गैंग ने ऐसा क्यों किया, इस क्यों का पता लगाने के लिए जांच की गई। जांच में दिलीप झा को पुलिस ने दोषी माना। अब जब दिलीप झा गिरफ्तार हो गए हैं तो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दिलीप झा की गिरफ्तारी के बाद बाकियों की गिरफ्तारी चल ही रही थी। इस बीच कुछ छात्रों के समूह ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया, नारेबाजी कर हंगामा मचाने की कोशिश की। जबकि दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने इसे यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा प्रायोजित आंदोलन बताया है। एबीवीपी के यूनिवर्सिटी इकाई अध्यक्ष आराध्य तिवारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा है कि कुलपति लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इसके पीछे जो विचारधारा काम कर रही है वो साफ तौर पर कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों को भड़काना चाहती थी। जानबूझकर हिंदूवादी विचारधारा के विरुद्ध जाकर जो हरकतें की गई उसके पीछे कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा है। बदले हुए हालात में कांग्रेस का जिस तरह से वामपंथीकरण हुआ है, जिस तरह से सोच बदली है, नए दौर की कांग्रेस जो राहुल गांधी की कांग्रेस जानी जाती है, कई मौकों पर राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई इंडिया स्टेट से होना बताकर साफ तौर पर उसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिस भाषा को नक्सली बोलते हैं, जिस भाषा का समर्थन वामपंथी करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा के पैरोकार डिक्टेटरशिप के साथ चलते हैं। ऐसी ही डिक्टेटरशिप रायपुर नगर निगम में देखने को मिली, जहां कांग्रेस के कुल जमा 7 पार्षद ही चुन कर आए हैं। ऐसी बुरी हालत कांग्रेस की कभी नहीं हुई। 70 में से सिर्फ 7 पार्षद चुन कर आए हैं, उसमें से भी 5 ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पीसीसी की डिक्टेटरशिप को मानने से इनकार कर दिया है। संदीप साहू को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। संदीप साहू नगर निगम रायपुर की बजट बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन अचानक बाजी पलट गई। सचिन पायलट जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके दौरे के दौरान आकाश तिवारी को कांग्रेस में वापसी करवाई गई और अचानक संदीप साहू की जगह आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष पीसीसी की ओर से घोषित करवा दिया गया। इसके बाद आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाद संदीप साहू के समर्थन में साहू समाज भी सड़कों पर उतर आया। साहू समाज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है। गौर करने वाली बात यह है कि पार्षद के रूप में संदीप साहू और उप नेता प्रतिपक्ष जयश्री नायक, रोनीता प्रकाश जगत, दीप मनीराम साहू और रेणुका जैन, इन 5 पार्षदों ने कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ऐसे हालात को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में विपक्षी रूप में कांग्रेस किस तरह से कई गुटों में बटी हुई है। ऐसे हालात में जनता की सही आवाज उठाने के लिए विपक्ष किस तरह से पूरी तरह ईमानदार होगा। दरअसल विपक्ष के अलग अलग गुटों का नेतृत्व करने वाले नेता अपने ही स्वार्थ में कुछ इस कदर उलझे हुए हैं जिसे जनता भी बखूबी समझ रही है। ऐसे हालात को हम लगातार इसलिए दिखाते हैं ताकि आम जनता राजनीति के प्रति और ज्यादा जागरूक बने, अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती है, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। जब तक गलत लोग, बुरे लोग राजनीति में हावी रहेंगे तब तक क्या अच्छे लोग नहीं आएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, बुरे लोग तब तक काबिज रहेंगे जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसलिए हमारा आग्रह है कि देश और समाज के लिए अच्छे लोग अच्छी राजनीति करते हुए देश की सेवा करें। नमस्कार।